दोस्तों, आज के दौर में हमारे लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है हमारी हेल्थ और मनी। मॉडर्न साइंस आज इतनी तरक्की कर रही है कि अब लगभग हर बीमारी का इलाज साइंस के पास आ गया है। और अब तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। जहां लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 65 साल थी, वही अब बढ़कर 70 से 75 साल हो गई है। वहीं अगर हम पैसे यानी मनी की बात करें, तो आज भी वही इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग की ही बात होती है। और इन चीज़ों को समझकर शायद ही कोई अच्छा इन्वेस्टर बना हो। ओवर द इयर्स हमने ये सीखा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, लॉयर कैसे बनते हैं। इन सब के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ाई की और फिर इन स्किल्स को लर्न किया। लेकिन शायद ही कोई हो जिसने पर्सनल फाइनेंस को पढ़कर डेब्ट मैनेजमेंट की स्किल्स सीखी हो, या जिसने बहुत पैसे सेव कर लिए हों। इसकी मेन वजह यही है कि हमने फाइनेंस को भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही समझा है। जैसे फिजिक्स में हम लॉ और रूल्स को समझते थे, ठीक इसी तरह हमने फाइनेंस को भी समझा। हमने फाइनेंस के फॉर्मूलाज और रूल्स सब याद कर दिए। और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस को फिजिक्स की तरह नहीं समझा जाता है, बल्कि फाइनेंस, या यूं कहें, हमें मनी की साइकोलॉजी को समझना होता है। दोस्तों नमस्कार, कुकू एफएम पर मैं हूं आरजे गौहर परवेज। आज हम जिस बुक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। और इसके ऑथर हैं मॉर्गन हॉसेल। दोस्तों, पैसा आपको हर जगह दिखेगा, और पैसा ही हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है और हमें कंफ्यूज भी करता है। हर इंसान का पैसे को लेकर अलग अलग परसेप्शन है, और हर इंसान अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंस को लेकर अक्सर हम यही सोचते हैं कि इसे भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही फार्मूलाज और रूल्स के हिसाब से समझा जा सकता है। और अक्सर हम फाइनेंस को समझने के लिए कई सारे फार्मूलाज और रूल्स का यूज भी करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी होता है कि सारे फार्मूलाज और रूल्स अप्लाई करने के बाद भी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम फार्मूले तो सारे याद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो एटीट्यूड और बिहेवियर डेवलप नहीं कर पाते हैं जो पैसे सेव करने के लिए हमारे काम आए। यानी आप पैसे को तभी सेव कर पाएंगे जब आप अपने अंदर के बिहेवियर को बदलेंगे। आप अपने अंदर ये साइकोलॉजी डेवलप करेंगे कि आपको वाकई में पैसे सेव करने हैं और आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। दोस्तों, आज की इस बुक समरी को जब आप सुनेंगे, तो आपको ये मालूम होगा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी एक्चुअल में होती क्या है। किस तरह अपने बिहेवियर की वजह से ही हम रिच और पुअर बनते हैं। अक्सर हमारे मन में ये सवाल चलता है कि बिल गेट्स इतने अमीर कैसे हो गए। क्या बिल गेट्स अपने लक की वजह से अमीर हुए थे, या फिर उन्होंने अमीर होने के लिए मेहनत की थी। आखिर कैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट ने अपनी सारी वेल्थ 50 से 60 साल की एज के बाद बनाई। क्या पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए हमें पैसे की तरफ भागने की जरूरत है? क्या पैसे को हम्बल बनकर अट्रैक्ट किया जा सकता है? इन सब सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझाने के लिए कई सारी केस स्टडीज भी दी गई। और उन केस स्टडीज से आपको ये मालूम होगा कि पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसा सेव करना एक सॉफ्ट स्किल्स। और आप आज उन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जान लेंगे। आज इस डिस्कशन में पैसों को लेकर आपका जो भी परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप अमीर दिखना नहीं बल्कि बनना चाहते हैं, तो चलिए इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे के एपिसोड्स में कंटिन्यू करते हैं। नो वंस क्रेजी। दोस्तों, हर इंसान का नेचर और बिहेवियर अलग अलग होता है, और हर इंसान का सोचने का नजरिया भी एक दूसरे से काफी अलग अलग होता है। जो मेरी नजर में अच्छा है, हो सकता है वही चीज आपकी नजर में खराब हो। और जो चीज आपको अच्छी लगती है, हो सकता है वो चीज मुझे कभी पसंद ही ना आए। यानी हम सबका परसेप्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और अक्सर हम उस परसेप्शन के बेस्ड पर ही दुनिया को और लोगों को जज करते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस भी होते हैं, और उस बेसिस पर भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपना परसेप्शन बना लेते हैं।
जिस तरह से अलग अलग चीज़ों को लेकर लोगों के परसेप्शंस होते हैं, ठीक पैसों को लेकर भी लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। एक पुअर इंसान को महीने के 10,000 रुपये भी मिल जाएं तो उसके लिए वही बहुत बड़ी चीज़ होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 10,000 की शॉपिंग कर लेते हैं। सच तो यही है कि हम बुकिश नॉलेज यानी किताबी ज्ञान से बहुत कम सीख पाते हैं जितना हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक इंसान जिसका स्टॉक मार्केट में काफ़ी लॉस हुआ, वही इस लॉस को एक्सपीरियंस कर सकता है और उस एक्सपीरियंस से ही वो सीख सकता है। इसी के रिगार्डिंग इकोनॉमिस्ट माइकल बेटनिक का कहना है कि लाइफ के लेसन को समझने से पहले उन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के इकोनॉमिस्ट अल्ट्रिक मैंडमीर और स्टीफन नेगल ने कंज्यूमर फाइनेंसेस पर एक सर्वे किया था। और इस सर्वे को करने का मकसद ये पता लगाना था कि ज़्यादातर अमेरिकन्स अपने पैसों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। थ्योरेटिकली लोगों को यही लग रहा था कि इस सर्वे में यही कंक्लूजन सामने आएगा कि ज़्यादातर अमेरिकन्स अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से प्लान करते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल है उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इस सर्वे में सरप्राइजिंग बात सामने आई, और वो सरप्राइजिंग बात ये थी कि ज़्यादातर अमेरिकन्स अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि ज़्यादातर अमेरिकन अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। यानी पैसों को लेकर बचपन से लेकर जवानी तक उनका जो भी एक्सपीरियंस था वो उसी बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका बचपन महंगाई में गुजरा है तो आप अपने पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर अपने बचपन में आपने स्टॉक मार्केट को ग्रो करते देखा है तो यकीनन आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। और वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान उठाते हुए देखेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर रिस्क लेने की विलिंगनेस या पावर है। वो पावर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही लेते हैं, और ये पावर, ये विलिंगनेस हमें एजुकेशन या हमारी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं मिली, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस की वजह से ही मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जब आप छोटे थे और आपके फादर ने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को उधार पैसे दिए हों और वो पैसे उन्हें आज तक ना मिले हों, तो आपके मन में भी यही आएगा कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को कभी उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह अगर आपके फादर पर ज़्यादा लोन हो और वो लोन को रिपे नहीं कर पाने की वजह से उन पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो आपके मन में भी यही आएगा कि हमें लोन नहीं लेना चाहिए। यानी हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही बनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम पैसों को लेकर जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को हम करंट मोमेंट में मिली इंफॉर्मेशन से जस्टिफाई करते हैं, और उस डिसीजन को हम अपने यूनिक मेंटल मॉडल के हिसाब से ढाल लेते हैं। यानी एक इंसान जो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, प्रेजेंट टाइम में उसके लिए वही डिसीजन सेंसिबल होता है। उसे यही लगता है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन अभी वो ले रहा है वही उसके लिए बेहतर है, और अपने इस डिसीजन को वो क्यों ले रहे हैं और किस लिए ले रहे हैं, और इसके जवाब में वो आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ऐसे लोग नॉर्मली मिस इन्फॉर्म होते हैं, या फिर उनके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, या फिर उन्हें बहका दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लॉटरी टिकट की बात करते हैं। ये लॉटरी टिकट मोस्टली गरीब लोग ही खरीदते हैं, और ख़रीदते वक्त उन्हें ये डिसीज़न बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने लॉटरी के थ्रू लोगों को अमीर बनते हुए देखा है। उनका मेंटल मॉडल इसी तरह से वर्क करता है कि अमीर मेहनत से नहीं बल्कि लॉटरी या सिर्फ गलत तरीके से पैसे कमा कर ही बना जा सकता है। और नतीजा यही होता है कि ऐसे लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं या फिर शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। पैसों के साथ हमारा जो बिहेवियर होता है वो बड़ा ही क्रेजी और बचकानी चीज़ों से भरा होता है। जो आपके लिए पागलपन हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए सेंसिबल हो। असल में हम में से कोई भी पैसे के मामले में बेवकूफ़ नहीं है। हम सभी चालाक हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना ही है कि हम पैसों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करते हैं। इसलिए पैसों के मामले में किसी को बेवकूफ़ या पागल मत समझिए। बस यही समझिए कि ये जो भी चीज़ कर रहा है वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से ही कर रहा है।
लक एंड रिस्क। बिल गेट्स किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। दुनिया के सबसे अमीर में से एक बिल गेट्स को लगभग सभी जानते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर बिल गेट्स इतने अमीर हुए कैसे। इसे हम बिल गेट्स की कहानी से ही समझते हैं। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 में सीटल, वॉशिंगटन में बोर्न हुए थे और बचपन से ही इनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ था। और जब ये 13 साल के हुए तो इनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में करा दिया गया था। लेक साइड स्कूल पूरे सीटल में इकलौता स्कूल था जहां पर कंप्यूटर था। यहाँ तक कि सीटल की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी कंप्यूटर नहीं था। लेकसाइड स्कूल में ही बिल गेट्स की दोस्ती पॉल एलन के साथ हो गई थी, जो बाद में बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बने। शुरुआती दौर में कंप्यूटर बच्चों के कोर्स का हिस्सा नहीं हुआ करता था, बल्कि इसे एज अ को करिकुलम एक्टिविटी के तौर पर लिया जाता था। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों को ही कंप्यूटर में ज़बरदस्त इंटरेस्ट था, और ये दोनों ही अपना खाली टाइम कंप्यूटर के सामने बैठकर बिताते थे। और धीरे धीरे करके दोनों ही कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते चले गए। दोनों ही कंप्यूटर पर कुछ वर्क कर रहे थे कि अचानक से पॉल एलन ने फॉर्च्यून मैगजीन उठाई और बिल गेट्स को दिखाई और कहा कि 500 फॉर्च्यून कंपनी में आना कितनी बड़ी बात होती होगी। इसके जवाब में 13 साल के बिल गेट्स ने कहा कि एक दिन हमारी भी कंप्यूटर कंपनी होगी और हमारी भी कंपनी 500 फॉर्च्यून में लिस्ट होगी। और आज हम सभी माइक्रोसॉफ्ट के सक्सेस के बारे में जानते हैं। अब हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि जब बिल गेट्स ने ये बात कही तो उस वक्त 13 साल की उम्र के पूरी दुनिया में 303 मिलियन बच्चे थे। यूएसए में कुल 18 मिलियन बच्चे थे जिनकी एज 13 साल थी। न्यूयॉर्क में कुल 2,70,000 बच्चे थे जिनकी उम्र 13 साल थी। और लेक साइड में सिर्फ 300 ही बच्चे थे जिनकी एज 13 साल की थी। यानी उस वक्त पूरी दुनिया के 303 मिलियन बच्चों में से सिर्फ एक बिल गेट्स ही थे जिन्हें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज थी, और जो 13 साल की एज में कंप्यूटर खरीदने के लिए कैपेबल थे, और जिनके मन में कंप्यूटर कंपनी बनाने का ख्याल आया। बिल गेट्स का ये मानना था कि अगर उनकी लाइफ में लेक साइट नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। यानी हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि आज अगर बिल गेट्स इस मुकाम पर हैं तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग लक की बदौलत ही हैं। हालांकि इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है। वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग है, लेकिन उन्हें इस मुकाम पर लाने वाला सिर्फ उनका लक था। अब हम बात करते हैं बिल गेट्स के एक और फ्रेंड केंट इवांस की। बिल गेट्स और इवांस की फ्रेंडशिप तब हुई जब बिल गेट्स 8th ग्रेड में थे। बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस तीनों ही बचपन से ये सपना देखते थे कि एक दिन तीनों मिलकर कंपनी बनाएंगे। यहाँ तक कि तीनों ये भी डिस्कस करते थे कि कौन सीईओ बनेगा और कौन मैनेजर। लेकिन दोस्तों, किस्मत का कुछ अलग ही प्लान था। माउंटेनियरिंग करने के दौरान केंट इवांस की डेथ हो गई। हैरत की बात यह थी कि पूरे यूएसए में माउंटेनियरिंग करने के दौरान सिर्फ 36 लोग की ही डेथ होती थी, और माउंटेनियरिंग में 1 मिलियन में से सिर्फ एक लोग की ही डेथ होने के चांसेस रहते हैं। जहां बिल गेट्स के पास लक था, वहीं केंट इवांस की किस्मत में रिस्क आया। केंट इवांस ने उस रिस्क को फेस किया जो लाखों लोगों में से किसी एक को मिलता है। बिल गेट्स और केंट इवांस दोनों ही की एनर्जी सेम थी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, और दोनों के ख्वाब भी सेम थे। लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग हो गए थे। ये सच है कि लक और रिस्क आपस में सिबलिंग हैं, यानी दोनों ही भाई बहन जैसे हैं, और दोनों ही एक जैसे ही होते हैं। अगर आपको यकीन करना हो तो आपको दोनों पर ही यकीन करना होगा। लक और रिस्क, ये दोनों फैक्टर्स हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। कभी हमारा लक हमारे साथ रहता है तो कभी हम रिस्क में रहते हैं। लेकिन हमारे लिए दोनों को ही मेजर करना और दोनों को ही एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम किसी वेल्दी को देखें तो हमें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि इसकी जो वेल्थ है वो इसने कड़ी मेहनत करके बनाई है। हो सकता है कि उसकी वेल्थ को पाने के लिए उसके लक ने उसका साथ दिया। या फिर अगर हम किसी वेल्दी इंसान को देखें तो हम ये परसेप्शन ना बनाएं कि इसे लक की वजह से वेल्थ मिली। हो सकता है उस इंसान ने उस वेल्थ को पाने के लिए ज़बरदस्त रिस्क लिया हो। सो बेसिकली यही है कि हमें बिल्कुल भी किसी की वेल्थ के बारे में परसेप्शन नहीं लगाना चाहिए।
कोई अपनी किस्मत की वजह से ये बन जाता है, तो कोई और ज़बरदस्त मेहनत करके अमीर बनता है। पैसे की ये खासियत है कि ये दोनों ही लोगों के पास आ सकता है। नेवर इनफ। दोस्तों, अगर आपको भूख लगी हो और आपके सामने खाने की टेबल लगी और आपसे ये कहा जाए कि आपकी जो मर्जी हो वो आप खा सकते हैं और चाहे जितना खा सकते हैं। नॉर्मली जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक इंसान अपनी भूख से ज़्यादा खाने लगता है और जिसका नतीजा ये होता है कि उस इंसान का पेट खराब हो जाता है या फिर वोमिटिंग करने लगता है। खाने की टेबल को देखकर उसे ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसे कितना खाना है और कितना नहीं। ठीक इसी तरह का बिहेवियर हम पैसे के साथ भी करते हैं। जब हमारे पास पैसे का फ्लो बनने लगता है तो हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा पैसा है। और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हम रिस्क पर रिस्क लेते चले जाते हैं। हम लालच में आ जाते हैं। हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमें कहाँ पर खुद से इनफ बोल देना चाहिए। जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से, और वो खुद को ज्यादा पैसे कमाने से रोकते भी हैं। और शायद यही वजह है कि उनके पास और पैसा आता ही जाता है। इस बात को डीपली समझाने के लिए ऑथर हमें रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता में बॉर्न हुए थे, यानी पैदा हुए थे, और टीनेज में पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे। लेकिन आगे चलकर जो उन्होंने अचीव किया वो वाकई में सरप्राइजिंग था। मिड 40s तक पहुंचते पहुंचते रजत मैककिन्से कंपनी के सीईओ बन गए थे। मैककिन्से दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। मैकिन्से से 2007 में रिटायर्ड होने के बाद रजत को यूनाइटेड नेशन और इकोनॉमिक फोरम में भी काफ़ी अहम रोल मिला, और रजत ने बिल गेट्स के साथ भी मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया था। यानी ओवरऑल रजत एक प्रेस्टिजियस लाइफ को जी रहे थे, और सभी के लिए ये सीखने वाली बात थी कि एक इंसान जो स्लम में पैदा हुआ, उसका उठना बैठना दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ था। 2008 तक रजत गुप्ता की वेल्थ $100 मिलियन हो गई थी। ये अमाउंट इतना था कि इस अमाउंट से रजत जो चाहते वो कर सकते थे। लेकिन रजत की ख्वाहिश कुछ और ही थी। वो मिलेनियर तो थे, लेकिन अब वो बिलेनियर बनना चाहते थे। रजत लगभग 5 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। इसके अलावा बिलेनियर बनने की ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए रजत गुप्ता साइड हसल भी करने लगे, यानी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के तरीके का इस्तेमाल करने लगे। रजत शेयर ट्रेडिंग भी जमकर करने लगे थे। उन्हें किसी ने टिप दी कि वॉरेन बुफेट बैंक के सर्वाइवल के लिए $5 बिलियन का फंड देने वाले हैं। रजत गोल्डमैन सेश के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में काफ़ी बड़ा नाम थी। रजत को जब ये पता चला कि वॉरेन बफेट गोल्डमैन बैंक में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, तो उन्होंने फंड मैनेजर राज राजा रत्नम को फ़ोन करके बताया, और फिर राज राजा रत्नम ने अपने लिए और रजत गुप्ता के बिहाव पर गोल्डमैन के टोटल 1,75,000 शेयर खरीद लिए, और फाइनली गोल्डमैन के शेयर के प्राइस बढ़ गए। रजत ने इस टोटल 17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, और राजा रत्नम ने $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। जब ये बात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को पता चली, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के एलिगेशंस में रजत गुप्ता और राजा रत्नम दोनों को ही जेल हो गई। जो रेपुटेशन रजत ने इतने सालों से कमाई थी, वो सब कुछ थोड़े ही दिनों में मिट्टी में मिल गई। अगर ऑथर की माने तो आपको अपने पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में खुद को ही बर्बाद कर देते हैं। और इसकी सिर्फ यही वजह है कि उन्हें साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं पता होती। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएं, तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पर आपको इनफ बोलना पड़ता है। अगर आप खुद को रोकेंगे नहीं, तो आप पैसों के जाल में फंसते चले जाएंगे, और नतीजा ये होगा कि आप अपनी इज्जत भी गंवाएंगे और अपना पैसा भी। आपको 4 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। पहली है, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल्स इज गेटिंग द गोल पोस्ट मूविंग। यानी जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए, तो आपको ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे आगे के गोल पर काम करना चाहिए। एम्बिशन पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पर फोकस करना चाहिए।
जितनी तेजी से आप पैसे की तरफ भागेंगे, उतनी ही तेजी से पैसा आपसे दूर भागेगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप धीरे धीरे पैसे की तरफ जाएं और पैसे से सेटिस्फाइड होना सीखें। दूसरी है, सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हियर। अपनी वेल्थ का, अपनी इनकम का कंपैरिजन किसी और से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन एक ऐसी लड़ाई है जो कोई भी जीत नहीं सकता। और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसे खोलते खेलने वाला हारता जरूर है। आप अपने पैसे का कंपैरिजन करके खुद को ही मेंटली परेशान करते हैं। तीसरी है, इनफ इज नॉट टू लिटिल। इनफ के थ्रू आपको ये रियलाइज करना होता है कि अगर आपने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए पुश किया, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको रिग्रेट होगा। जैसे हमने शुरू में कहा था कि आप उतना ही खाना खाइए जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर खुद को रोकना है। और चौथी है, देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग, नो मैटर द पोटेंशियल गेन। रजत गुप्ता जब जेल से छूटे तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि हमें किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे रेपुटेशन की अटैचमेंट हो या पैसों की अटैचमेंट हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनवैल्यूएबल हैं, जैसे हमारी फैमिली, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। ये सभी चीज़ें हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलती हैं, और हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हमें ये लगे कि हमारे रिस्क लेने से इन इनवैल्यूएबल चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप ज़रा खुद सोचिए कि ऐसा रिस्क लेने से क्या फ़ायदा, जहाँ पर आपकी इज्जत दांव पर लगे, या फिर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाए। इसलिए जब भी कोई रिस्क लें, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें। सेटिस्फाई होना सीखें और पैसे को अट्रैक्ट करना सीखें। और पैसे को आप अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे। कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, एग्जाम से पहले एक रात पढ़ाई करके आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको लगातार रोजाना पढ़ाई करनी होती है। आप सिर्फ एक दिन पढ़कर टॉप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम बीट करना हो, तो उसके लिए एक ही दिन की पढ़ाई काफी नहीं होती, बल्कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। तभी जाकर आप कंपटीशन बीट कर पाते हैं। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट पैसे के साथ भी है। पैसा उसी को अपनी तरफ खींचता है जो उसके पीछे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता जाता है। अगर आपको सही मायने में वेल्दी होना है, तो आपको रोजाना पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। अक्सर लोग जल्दी से अमीर बनने की सोचते हैं, और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं। और नतीजा ये होता है कि जितनी तेजी से वो पैसा कमाते हैं, उतनी ही तेजी से उनका पैसा चला भी जाता है। उन्हें पैसे की साइकोलॉजी पता नहीं होती। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि पैसा उनसे अट्रैक्ट होता है, जो उसे पाने के लिए हर दिन मेहनत करते जाते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को करके ही बड़ी चीज़ों को पा सकते हैं, और छोटी चीज़ें करके बड़ी चीज़ पाने को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। इस बात को ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अगर आपका अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपका वज़न एक ही दिन में कम नहीं हो जाएगा। आपको अपने वज़न को कम करने के लिए डेली जिम जाना होगा और डेली एक्सरसाइज करनी होगी। जब आप डेली ये सभी प्रोसेस करेंगे, तभी आपका वज़न कम हो पाएगा। इस बात को सही तरह से समझने के लिए हम वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफेट के ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स में से एक हैं। नो डाउट, इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ही राइटर्स ऐसे हैं जो ये मेंशन करते हैं कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कब से की थी। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट जब लगभग 10 साल के थे, तभी से उन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। अभी फिलहाल वॉरेन बफेट की नेट वर्थ 85 बिलियन डॉलर के आसपास है, और इस 85 बिलियन डॉलर्स में से 84.5 बिलियन डॉलर उन्होंने तब कमाए थे जब उनकी उम्र 50 साल के पार हो गई थी। और 81.5 बिलियन डॉलर उन्होंने तब कमाए जब वो अपने मिड 60s में थे। यानी 40 साल तक उनकी कमाई कोई खास नहीं थी, लेकिन वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले गए। 40 साल की मेहनत का नतीजा उन्हें तब मिला जब उनकी एज 50 से ज़्यादा हो गई थी। यानी वॉरेन बफेट की कमाई कंपाउंडिंग प्रोसेस के थ्रू हुई। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम शुरू शुरू में बड़े ही जोश खरोश के साथ मेहनत करते हैं,
लेकिन जब हमें इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ दिनों के बाद जब हमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे में प्रॉफिट नहीं दिखाई देता, तो हम इम्पेशेंट होकर उस शेयर को कम दाम में बेच देते हैं। ऑथर बताते हैं कि कंपाउंडिंग को आप इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं जब आपके अंदर पेशेंस होगा। इसी तरह जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उस बिजनेस की शुरुआत में हमें प्रॉफिट नहीं होता, तो हम बेचैन यानी रेस्टलेस होने लगते हैं और नतीजतन उस बिजनेस को हम बंद कर देते हैं। वॉरेन बफेट रिचेस्ट इन्वेस्टर ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर नहीं माना जाता। जिम साइमंस ने 1988 से 66% एनुअली अपनी इनकम को कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने 22% एनुअली अपने पैसे को कंपाउंड किया है। सरप्राइजिंगली साइमन की नेटवर्थ 21 बिलियन डॉलर है, और जबकि वॉरेन बफेट की 85 बिलियन डॉलर है। यानी बफेट 75% ज़्यादा वेल्दी हैं साइमन से। जब साइमन इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं, तो इनकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट से इतनी कम क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि साइमन ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत 50 की उम्र से की थी, यानी बफेट के 40 साल बाद। अगर उन्होंने भी बफेट की तरह 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग की शुरुआत की होती, तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि इस वक्त उनकी करंट नेटवर्थ क्या हो सकती। बफेट और साइमन की नेटवर्थ का डिफरेंस आगे भी शायद ऐसा ही रहे। अगर मैं आपको अपने दिमाग में 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 जोड़ने को कहूँ, तो आप कुछ ही सेकंड में ऐसा कर लेंगे, जो कि 72 है। लेकिन अगर मैं आपको 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 का हिसाब लगाने को कहूँ, तो आपका सर फट जाएगा, जो कि है 13 करोड़ 42 लाख 17,728। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ऐड करने में आपको क्या आंसर मिला था और मल्टीप्लाई करने में आपको क्या आंसर मिला। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, तो कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको अपने पैसों को जोड़ना नहीं है, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी आपको पैसे से ही पैसा बनाना है, और वो चाहे आप बिजनेस करके करें या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें। और हमेशा ये ध्यान रखें कि कंपाउंडिंग का नतीजा आपको फौरन नहीं मिलता, बल्कि इसका नतीजा आपको धीरे धीरे मिलता है। और इसका नतीजा ऐसा होता है जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करें। आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। एट लास्ट हम ये कहेंगे कि अगर आप अपनी अपनी तरफ पैसों को खींचना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा, और पैसे के लिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना होगा, और पैसे को कंपाउंड करते रहना होगा, क्योंकि तभी आप पैसे को जीत पाएंगे, यानी तभी आप वेल्दी बन पाएंगे।